गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। खैर, व्यस्त भी होना चाहिए। आज हम इंजीनियर छोटेलाल गौतम आपके समक्ष एक जनरल स्टडी का खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लोकसभा या हाउस ऑफ पीपुल्स। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द हाउस ऑफ पीपुल, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल्स और व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ हाउस ऑफ पीपुल्स। लोकसभा की संरचना क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके प्रिविलेज क्या हैं, यानी लोकसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिला है, कुछ प्रिविलेज मिला है। वो कौन कौन से प्रिविलेज हैं जो आम आदमी से लोकसभा के सदस्यों को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर का। तो मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था कि राज्यसभा की संरचना। देखिए, राज्यसभा का जो विवरण है अनुच्छेद 80 में दिया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। इसके अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ऐसा संविधान में लिखा गया है, किंतु वर्तमान में यह सदस्य संख्या 545 है। ध्यान रखेंगे, ये सदस्य संख्या 545 है वर्तमान में। देखेंगे आप नोट्स में एक चीज़ लिखी गई है कि सन 2001 में वाजपेयी सरकार ने यह व्यवस्था दिया कि सन 2026 से पहले सदस्य संख्या 545 को बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी संविधान के अनुसार तो 552 अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, किंतु वर्तमान में जो है लोकसभा के 545 सदस्यों का चुनाव होता है। और वाजपेयी सरकार ने इसको लिमिट भी कर दिया कि 2026 से पहले इसको आप बढ़ा नहीं सकते। 2026 के बाद अगर कोई भी सरकार चाहे तो इसकी संख्या को बढ़ा सकती है, किंतु 545 से बढ़ाकर अधिकतम 552 हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे 545 जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे कैसे होता है। तो आप देखेंगे 530 सदस्य का जो चुनाव होता है वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। आपको पता है कि हमारे राज्य में टोटल 28 स्टेट्स हैं और उन 28 राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 530 लोगों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसको जनता जो है वोटिंग करके चुनती है। इसमें से 20 जो सदस्य होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का चुनाव होता है। और 2 जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आप देखेंगे कि 530, 520 और 2 सदस्य मिलकर के टोटल 552 हो जाते हैं। तो 552 सदस्यों का जिक्र संविधान में दिया गया है कि अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में टोटल 545 है और इन्हीं सब 545 का जो है चुनाव होता है, न कि 552 का चुनाव होता है। अब हम बात करेंगे लोकसभा को। देखिए, लोकसभा को एक लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यह संसद का प्रथम सदन भी कहा जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है।
राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिए, यहाँ प्रत्यक्ष रूप का तात्पर्य ये होता है कि वे सभी वोटिंग जिसमें जनता खुद वोटिंग करती है, वे प्रत्यक्ष चुनाव कहे जाते हैं। और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें जनता डायरेक्टली वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो संसद है उसमें जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है इस चुनाव में। अब सवाल उठता है कि इनके कार्यकाल कितने साल के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, वो अस्थायी सदन होता है। लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा भंग हो जाती है और दोबारा जो है चुनाव होता है। किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे इस अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है। देखिए, कार्यकाल तो 5 वर्ष का है, किंतु राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। और दूसरी बात, अगर नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति अगर पैदा हो जाती है, तो इस दौरान जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके इससे आगे भी किया जा सकता है। किंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो कार्यकाल 5 साल से अधिक हो सकता है, किंतु एक बार में सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह 1-1 वर्ष के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, अगर नेशनल इमरजेंसी है तो आप 1 साल बढ़ाएंगे, 1 साल के बाद फिर 1 साल बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से जो है 1-1 वर्ष करके कई बार बढ़ा सकते हैं। किंतु आपातकाल खत्म होने के उपरांत 6 माह के अंदर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इमरजेंसी लगी है किंतु अगर इमरजेंसी ख़त्म होती है तो 6 माह के अंदर जो है आपको चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज़ और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक नोट के माध्यम से हम इस चीज़ को इंडिकेट किए हैं। सन 1976 में 42वां संशोधन किया गया था। उस समय लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, 1975 में इमरजेंसी लगी, तो इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन किया और संशोधन करके जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है उसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। किंतु उस नेशनल इमरजेंसी के बाद जो है इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में 1978 का 44वां संशोधन हुआ। काफ़ी बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ और इस संशोधन के जरिए पुनः जो है कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये नोट है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संशोधन के जरिए 5 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, और फिर दोबारा पूछता है कि किस संशोधन के जरिए पुनः जो है 6 वर्ष के कार्यकाल को घटा करके 5 वर्ष किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है और आप इस नोट्स को ज़रूर देखिए। इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुने जाने की योग्यता क्या होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और उनकी अर्हता क्या होती है। तो ध्यान देंगे, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की 4 फॉर्मेलिटीज़ हैं और जब ये चारों फॉर्मेलिटीज़ पूरे हो जाते हैं
तब ही जो है कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य जो है हो सकता है या उसका चुनाव लड़ सकता है। पहली कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उस पर्सन को नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए, भारत की नागरिकता उसके पास होना चाहिए, और उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर्स में बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुने जाने की जो योग्यता है, जो एज की एलिजिबिलिटी है वो 30 वर्ष होती है, किंतु लोकसभा के सदस्य अगर कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसको कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से अगर नीचे का कोई व्यक्ति है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद जो है एक और एलिजिबिलिटी है, योग्यता है कि भारत के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होने के लिए चुनाव लड़ रहा है उसे भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, किंतु जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि लाभ के पद पर उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे लाभ के पद से इस्तीफा देना होगा, तब जा कर के वो चुनाव लड़ सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट्स है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो नोट्स लिखता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उस नोट्स को ज़रूर आप जो है ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को सौंपते हैं। ध्यान रखेंगे, लोकसभा का जो सदस्य होगा वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, और जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई संसद सदस्य बिना किसी अनुमति के 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, सदन में नहीं जाता है, तो सदन उसके सीट को रिक्त घोषित कर देती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक लगातार अगर संसद में बिना अनुमति के, यानी संसदीय जो कार्य मंत्री होता है उसको सूचना देना होता है, अगर बिना सूचना दिए अगर 60 दिन तक आप अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो ऑटोमेटिक संसद जो है आपकी सीट को रिक्त घोषित कर देती है। और अगर बाय द वे अगर आप अनुमति ले करके गायब रहते हैं तब उस पर जो है जो संसदीय कार्य मंत्री होती है वो विचार करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे, अगर एक व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो गया और राज्यसभा का भी सदस्य हो गया, ऐसी स्थिति में उसे किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। एक सदन से त्यागपत्र देगा वो, यानी उसको जो भी प्रायोरिटी है जिस सदन का सदस्य होना चाहता है उसमें रहेगा, और दूसरे सदन में अगर चुन लिया गया है तो वो क्या करेगा कि एक त्यागपत्र के माध्यम से उस सीट को खाली कर देगा। यानी एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। उसके बाद जो है हम देखेंगे प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रिविलेज का तात्पर्य होता है, विशेषाधिकार का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को दिया गया वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त न हो। यानी संसद के सदस्यों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो आम आदमी को वो अधिकार प्राप्त नहीं है, हमें और आपको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो संसद के सदस्यों को दो प्रकार का विशेषाधिकार है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और एक होता है सामूहिक स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक संसद के सदस्य को कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है, और इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पहली स्वतंत्रता है गिरफ्तारी से बचने की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो जाता है, सांसद हो जाता है, तो उसको एक अधिकार मिल जाता है गिरफ्तारी से बचने की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है
कि संसद के सदस्य को सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पहले, यानी अगर सेशन शुरू होना है उसके 40 दिन पहले, और अगर जो है 17 अवसान हो गया है यानी सत्र की समाप्ति हो गई है, उसके 40 दिन बाद तक जो है किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, यानी संसद का जो सत्र प्रारंभ होना है उसके 40 दिन पहले और सत्र की अगर समाप्ति हो गई है उसके 40 दिन बाद तक अगर किसी संसद सदस्य को आप चाहें कि गिरफ्तार कर लें तो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। किंतु यह सुविधा जो है सिविल मामले में ही मिली हुई है। ध्यान रखेंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है और एक सिविल कोर्ट होता है। सिविल का मतलब होता है कि जगह, ज़मीन, रुपये का अगर कोई मामला है तो उसमें ही छूट है। लेकिन अगर जो क्रिमिनल एक्ट है, आप किसी का मर्डर कर दिए हैं और किसी का जो है कुल मिलाकर छिनैती हुआ है या उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत आती हैं। और क्रिमिनल केस में यह जो है छूट किसी भी संसद सदस्य को नहीं दी गई है। तो नोट में देखेंगे, आपराधिक मामले, अगर कोई आपराधिक मामला है, क्रिमिनल जैसी कोई वारदात हुई है, न्यायालय की अवमानना हुई है, आपने न्यायालय की बातों की अवहेलना कर दिया है, या निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम ये होता है कि अगर किसी भी विषय पर या कोई ऐसा जो है इमरजेंसी जो है विषय है जिस पे धारा 144 लागू है और उस कंडीशंस में कोई सांसद अगर धारा 144 को तोड़ने की कोशिश करता है, उस कंडीशंस में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फला व्यक्ति के जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो डिटेक्शंस के लिए जो निवारक निरोध है उससे बचने के लिए सरकार चाहे तो किसी भी सांसद को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि आपके जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है अगर ऐसा उसको आभास हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपराधिक मामला हो, न्यायालय की अवमानना हो या निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आने वाला जो व्यक्ति है उसको यह छूट प्राप्त नहीं है, यानी उसमें उसको ये छूट नहीं है। दूसरी जो चीज़ है गवाही देने की स्वतंत्रता है। एक है गवाही देने की स्वतंत्रता, अगर बाय द वे कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य चुने जाने से पहले किसी विषय में गवाह रहा हो, तो ध्यान रखेंगे अगर वो व्यक्ति सांसद बन गया तो उसको जो है उस गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले में जिसमें वह गवाह रहा हो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि सत्र चल रहा हो। ध्यान रखेंगे, जब सेशन चल रहा है उस समय कोई भी व्यक्ति उसको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप फला केस में गवाह थे और अब भी गवाही करिए। ऐसा इसलिए किया गया कि संसदीय कार्य को अन्य सभी कार्यों से ऊपर माना गया है। ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ये सुविधा जो है किसी भी संसद सदस्य जो लोकसभा का सदस्य है उसको यह सुविधा दी गई। उसके बाद जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय लवली ऑडियंस, आप देखेंगे कि जो तीसरी जो स्वतंत्रता है लोकसभा के सदस्य की वो है भाषण देने की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक संसद सदस्य को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे संसद के अंदर तथा संसद के अनुमति से संसद के बाहर अपना विचार प्रकट कर सकता है। उसे बोलने की पूरी आज़ादी है और इसके लिए उसे किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। किंतु इस स्वतंत्रता की दो सीमाएं हैं। ध्यान रखेंगे, ये कह रहा है कि भाषण देने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह संसद के अंदर अपने हिसाब से वो भाषण दे सकता है और संसद की अनुमति से संसद के बाहर का भी कोई मामला है तो वहाँ भी अपना विचार प्रकट कर सकता है। किंतु जब भी उसे यह स्वतंत्रता दी जाती है इसमें दो पाबंदियाँ लगा दी गई है। पहली पाबंदी ये है
कि वह संसद के कानून के अनुकूल होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, यानी अगर आप भाषण दे रहे हैं तो संसद के कानून के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। यानी संसद का कोई सदस्य है, अगर वो चाहे कि लोकसभा का उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, उसके बारे में टिप्पणी कर दे तो वो नहीं कर सकता है। तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उस न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया सदन में नहीं चल रही हो। यानी अगर कोई जो है लोकसभा का सर्वोच्च न्यायालय का है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, जब उसके खिलाफ उसके हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तब तो आप उसकी अवहेलना कर सकते हैं, किंतु जब तक जो है उन दोनों के खिलाफ मामला जो है नहीं चल रहा हो, आप उसके किसी भी फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको जितनी भी स्वतंत्रता मिली हुई है भाषण की। ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है जो दूसरी स्वतंत्रता मिली है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पहली थी, और दूसरी स्वतंत्रता हो गई आपको सामूहिक स्वतंत्रता। इट मीन्स ग्रुप फ्रीडम्स। ग्रुप फ्रीडम का तात्पर्य होता है कि सभी संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनके लिए सामूहिक कुछ स्वतंत्रता है। जैसे अगर संसद की कार्यवाही प्रकाशित करने या न करने की स्वतंत्रता, और यदि मना किया गया हो तो प्रकाशित करने वाले को सजा का प्रावधान। यानी संसद के सदस्य जो है किसी भी विषय की अगर उनकी कार्रवाई चल रही है तो किसको प्रकाशित करना है, किसको नहीं प्रकाशित करना है, उनके हिसाब से ही वो करेंगे। अगर कोई व्यक्ति उनके अवहेलना करता है, उनकी बातों की अवहेलना करता है, तो उनको सजा देने का भी प्रावधान जो है लोकसभा के सदस्यों को है। नेक्स्ट पॉइंट, बाहरी व्यक्तियों को संसद की दर्शक दीर्घा से बाहर निकालने संबंधी अधिकार। ध्यान रखेंगे, लोकसभा में दर्शक दीर्घा बना हुआ है, उसमें आम आदमी जो है अगर संसद की अनुमति से आ करके चाहे तो उनकी बात को सुन सकता है, किंतु अगर संसद के सदस्य चाहे तो उस व्यक्ति को दर्शक दीर्घा से बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए वह व्यक्ति किसी कोर्ट नहीं जा सकता है या कोई भी न्यायालय उसकी बातों को नहीं सुन सकती है। ये उसको बड़ा अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद के आंतरिक कार्यों को संचालित करने का अधिकार। यानी संसद के अंदर जितने भी कार्य हैं, जो इंटरनल वर्क्स हैं, उनको संचालित करने का अधिकार भी संसद को है। संसद की अवमानना करने पर सजा देने का अधिकार। यानी संसद के सदस्यों की अवमानना होती है तो उनको सजा देने का भी उनके पास अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद की कार्यवाही संबंधी निर्णय लेने का अधिकार। यानी संसद की कार्यवाही चल रही हो तो उसी से संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो संसद के सदस्य एक मुश्त लेते हैं। और उसके बाद है कि संसद के सदस्यों या गैर सदस्यों द्वारा संसद के विशेषाधिकार का हनन करने पर सजा देने का अधिकार। यानी जो संसद के सदस्य हैं या गैर सदस्य हैं, उनके अगर संसद के विशेषाधिकार का हनन होता है, जो उनको प्रिविलेज मिलता है, उनका अगर हनन होता है, उनके ऊपर अतिक्रमण होता है, तो उनको सजा देने का भी अधिकार लोकसभा के सदस्यों को है। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक्स लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता क्या है, उनकी समयावधि क्या है और उनकी प्रिविलेज क्या है, उनको क्या क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है। ये तमाम चीज़ों का हमने चर्चा किया और आपने इसको बखूबी देखा। एक बार मेरी फिर गुजारिश है कि अगर इस चैनल में जो भी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर बेल घंटी दिखे तो उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। और आपको जो है जनरल स्टडी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के तमाम टॉपिक्स आपको मिलेंगे। मेरा दावा है कि अगर इस टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से, क्रूशियल तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप 100% सफल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।